जब वनों से हमें कुछ मिलता था तो हम वनों में अपनी जान झोंक देते थे। आज पत्थर निकालना हमें मना, लकड़ी हमारे लिए निषेध, जंगल में हरी पत्ती काटना हमारे लिए निषेध, घास काटना हमारे लिए निषेध। अस्पतालों के सवाल पर क्यों बात नहीं करते हैं, अपने जंगलों के सवाल पर क्यों बात नहीं करते हैं। जो वनों से हमारा जो अधिकार है, जो हमको मिलने चाहिए, वो भी मिलने चाहिए। हम चाहते हैं जहाँ जहाँ से शिकायत आए आप तुरंत वहाँ पे पिंजरा लगाएं और उसको पकड़ें, और सुअर और बंदरों को उसके निवारण के लिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप उनको जल्द से जल्द पकड़ें, क्योंकि हम लोग जो खेती करते हैं हमको कोई फायदा नहीं उस खेती करने से। हम लोग अपनी मेहनत तो लगाते हैं पर वो हमारी मेहनत को खत्म कर जाते हैं। यहीं पर हम गुलाब की खेती करते हैं। आप लोग कहोगे कि गुलाब की खेती को तो वो तो कांटे हैं, कौन खाएगा उसको। ठीक है, सुअर नहीं खाएगा, बंदर नहीं खाएगा, पर वो जो कांकड़ है वो तो हमारी खेती को नुकसान कर दे रहा है। हम करें भी तो क्या करें, किसान अगर अपनी फसल को कैसे बचाएं उस फसल को। तो मैं आपसे महोदय निवेदन करना चाहूँगी कि आप सुअर, बंदर और कांकड़ इन चीज़ों पर अपना ध्यान आकर्षण करें और हमको इसका निवारण चाहिए। ये सभी हमारे जितने भी क्षेत्र के ग्राम संगठन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हम सभी का यही कहना है कि सुअर, बंदर और कांकड़ों का हमको निवारण चाहिए। धन्यवाद। बंजर होते हुए खेत, बंजर होते हुए गांव, मुख्य समस्या बंजर होने का वही जंगली जानवरों का आतंक है। इस पे आज बात बनी है तो हमारे अधिकारीगण भी हैं, वो अपने स्तर से और अपने विभागीय स्तर से जो भी इसका समाधान होगा वो आप सबके सामने रखेंगे। तुमसे कहता हूँ कि अगर मुआवजा नहीं भी मिले तो भी चलेगा। वन विभाग अपने जानवरों को अपने वहाँ सीमित रखें और हमारी खेती हम खुद कर लेंगे। अगर वन विभाग के जानवर हमारे गाँव में नहीं आए तो हमें कोई मुआवजे की जगह नहीं मिलेगी। धन्यवाद। है और तमाम सामग्री होती है खाने पीने का। तो बंदरों का गिरोह ऐसे आ गया, कुछ गौशाला भी दूर है। अगर वो वीडियो आपको मैं सुनाऊंगा तो आप सब लोग हंसेंगे। और माताएं तो फिर कोई बंदर झपटता है तो कैसी किलकारी मारते हैं आप लोग, डर भी लगती है और दिक्कत भी होती है। तो मेरा निवेदन है कि हर बाजार क्षेत्र में क्यों नहीं आप पिंजड़े या कोई ऐसी व्यवस्था करते हैं जहाँ कुछ बंदर रखे जाएं। अब स्थिति तो ये है कि वन्य जंतु अधिनियम क्या कहता है, इसके बारे में आप ज़्यादा उसके बारे में पढ़ते हैं, आप उसके बारे में जानते हैं। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि और साथियों की एक डिमांड होनी चाहिए कि वन्य जंतु अधिनियम में कुछ सुधार होना चाहिए कि बिच्छोर की पूड़ बच्चों को काट देती है, आम लोगों को काट देती है, तो आप कहेंगे भाई बिच्छोर को मत मारिए। तो ऐसी कुछ छूटें शासन स्तर में आप लोगों के द्वारा, यहाँ पर हमारे कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख निर्मल भाई भी आए हैं और तमाम साथी आए हैं, मैं सबको जानता भी हूँ। तो निश्चित रूप से ऐसी डिमांड होनी चाहिए कि वन अधिनियम हमने सब बंजर कर दिए हैं। घर के अगल बगल हमारी घास उगाई है, झाड़ियाँ उगाई हैं। तो हम मंत्री महोदय से, प्रधान जी से कहेंगे कि हमारे घर के आगे पीछे की झाड़ियाँ काट दो। तो हम सब लोगों को, हमको आपको तो ये फिक्र है, लेकिन हम सबका एक कर्तव्य है कि हमने उनको सबको जागरूक करना है। हम अपनी पंचायतों में केवल निर्माण की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात क्या होनी चाहिए कि सफाई की बात होनी चाहिए, झाड़ियों के कटान की व्यवस्था होनी चाहिए और उनका कैसे निस्तारण हो, ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अब मैं निवेदन करूंगा, मोहल्ला हमारे यहाँ पर आए हैं, कई हमारे साथी प्रधान लोग सब नए नए हैं, कुछ तो पुराने हैं, जैसे हमारे मदन भाई बहुत पुराने हैं। दरवाजे हमारे सब कीड़े लग गए हैं घरों में, छतें टूटने वाली हैं। सीमेंट सरिया तो हमको हल्द्वानी से मिल जाएगा, लेकिन उन दरवाजों में जो तख्ता लकड़ी मिलती है उसके लिए हक हकूक़ के लिए भी आप अपने डायरी में एक पॉइंट नोट कीजिए और इन प्रधानों को अवगत कराइए कि कैसे आप सबको हक हकूक़ मिल सकती है। क्या ये जंगली जानवरों का तेंदुए के आक्रमण को झेलने के लिए, हमारे बच्चों को बंदरों को काटने के लिए, सुअरों को रात भर खेत खोदने के लिए और लंगूरों पे झपटने के लिए, इसी के लिए क्या हम लोग जो गांव में रह रहे हैं इसीलिए रह रहे हैं? हमें थोड़ा सा
जो वनों से हमारा जो अधिकार हैं जो हमको मिलने चाहिए वो भी मिलने चाहिए। ये मैं आप सबसे कहना चाहूँगा। समय की कमी है, पुनः मैं मोहनदास रंजन साहब से निवेदन करूँगा कि बसौली क्षेत्र के बंदरों को तो आप ले गए, ताकुला क्षेत्र के बाजार में, और वो वीडियो मैं डीएफओ साहब को भी आपको भी भेजने वाला हूँ। मैंने कहा अगर आज भेजूँगा तो आप हंसते रहेंगे, क्योंकि बंदरों का उत्पात तो उत्पात ही है। जब बंदर वो करते हैं तो थोड़ी देर डर लगती है और उसके बाद भी बहुत हंसी भी आती है। लोग घर के काम धंधा छोड़ के आए हैं तो निश्चित रूप से वनों में आग नहीं जानी चाहिए आपके गांव से, आपके क्षेत्र से। एक तो सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि क्षेत्र में कोई भी जानवरों के द्वारा आतंक या जो भी नुकसान होता है तेंदुए का, उसके लिए सब लोग मिल करके उस व्यक्ति की अवश्य सहायता करें और वन विभाग भी पूरी उसकी मदद करे, ये मैं कामना करता हूँ। तो मैं एक खबर करने गया, मैंने कहा आपको मतलब आपके लिए तो जानवर बहुत महत्वपूर्ण है, पर हमारी कोई जान की कीमत भी है क्या, क्या आप कहें? मतलब तो वो थोड़ा नाराज हो गए, फिर बातचीत हुई। तो उनका रिसर्च था कि हाथियों का कब कब ज़्यादा हमले होते हैं, कब कब नहीं होते हैं, जब होते हैं तो उस दौरान क्या करते हैं। अगर आप लोग देहरादून से जिनका रास्ता ज़्यादा होगा, वहाँ कॉनवे चलती है लेट टाइम। आप जब सड़क से जाते हैं, वन विभाग की गाड़ी आगे जाती है, फिर आप बीच में होते हैं, पीछे वन विभाग की गाड़ी, वो आपको एक खास एरिया पार कराते हैं, क्योंकि वो इंसान मानते हैं, शायद वो राजधानी के लोग होंगे। और मैं अपने गांव में देख रहा हूँ, यहाँ अल्मोड़ा में देख रहा हूँ, ये भी मेरा ही गांव है, कि बंदर आ रहे हैं, रात दिन गुलदार लोगों को मार रहे हैं। तो इस पर रिसर्च होना चाहिए। एक पहला पॉइंट तो जोशी जी ने कहा कि क्या बेरिंग कैपेसिटी है क्या जंगल की इतने जानवरों को रखने की, क्योंकि जानवरों की संख्या पहले की तुलना में बहुत बढ़ी है। ठीक है, आप देखेंगे, आपने जंगली मुर्गे कभी देखे नहीं होंगे घर के आसपास, अभी कॉमन हो गया है, क्योंकि लोगों ने उनको मारना बंद किया है, हमने सहयोग किया है, हम मानवीय हुए हैं, और तो जंगली जानवरों को मारना बहुत कम हुआ है, तो उनकी संख्या है बढ़ी है। तो इस पर रिसर्च होना चाहिए कि बढ़ी हुई बेरिंग कैपेसिटी जो बढ़ रही है उसका क्या करें। दूसरा, उसको संरक्षण के साथ साथ कंट्रोल भी तो जरूरी है ना। बहुत सारे देश हैं, जैसे मैं हिमाचल का एक किस्सा आपको बताऊं कि हिमाचल में जब बंदरों का बड़ा प्रकोप हुआ तो ये हुआ कि यार इनको उनकी संख्या कंट्रोल की जाए। तो जब वो भी किया नहीं हो पाया, फिर ये हुआ कि इनको मारने का, इनको कृमि घोषित करिए। और ये शायद देश के इतिहास में पहला राज्य है वहाँ, जब लोगों ने हथियार भी उठा के रेडी की और उसके बाद बहुत सारे बंदरों को न्यूट्रलाइज किया गया। और मेनका गांधी का आना हुआ वहाँ और बड़ा विरोध हुआ, लेकिन क्योंकि वहाँ के लोग, वहाँ की सरकारें, वहाँ के विभाग लोगों को इंसान मानते थे, तो वो आज की डेट में वो कवर हुआ। और उनके सेब के बगीचे, एक बंदर पूरा पेड़ खराब कर सकता है। मेरा गांव है रिसार, 6 परिवार बचे हुए हैं, लगभग 2 हेक्टेयर की पूरी जमीन है। तो आप कह रहे थे यार अगर कल को ये गाँव खत्म होता था छोड़ करके लिए, अगर ये सब चला जाता है तो क्या होगा? अडानी अंबानी जैसे कोई बड़ा चीज़ पे आएगा और पूरे गाँव को खरीद लेगा। दिक्कत तो तुमको हो रही है ना, हमको हो रही है। हमारा सड़क नहीं बन रही, सेंचुरी के नियम कानूनों के चलते बाइक जाने की रोड नहीं बन पा रही है, उसको तो सड़क की जरूरत नहीं होगी। लोग आके अगर पूरा इलाका एक व्यक्ति खरीदेगा, बढ़िया से हेलीपैड बनाएगा, यहाँ बड़े बड़े रिसोर्ट बनाएगा, और देश और दुनिया के लोग जो है हेलीकॉप्टर से आ रहे होंगे, यहाँ रह रहे होंगे, खूब जन के करोड़ों के मुनाफा कमा रहा था कि चारों तरफ घना बांस का जंगल और बीच में गाँव। और यही हालत हमारे पूरे पहाड़ के होने जा रही है, जो पूरा हम देख रहे हैं। तो आशा मेरा ये कि ये इन सब पर हमको कहीं ना कहीं मंथन करना ही पड़ेगा। तो मैं कहूँगा कि हमारे बीच में हमारे जो वन पंचायत संगठन के हमारे पूर्व सचिव हैं, और पिछले लंबे समय तक 2008 से लेकर के 2018 तक संगठन के अध्यक्ष चलाते रहे हैं दिनेश मोहिनी जी, वो अपनी बात करेंगे। और बहुत बंदर सभी जानवरों के बारे में तो सभी लोग कह रहे हैं। इमारती लकड़ी की बात है, इमारती लकड़ी हमें नहीं मिल पा रही है। इमारती लकड़ी के लिए विभाग द्वारा एक मानक निर्धारित किया गया है, वो कहते हैं कि सूखे पेड़ का मतलब है वो डेड हो चुके हैं, उनकी कोई उम्र ही नहीं है, जब वो ख़त्म हो चुके हैं तब वो सूखे हैं, या तो उनमें कीड़ा लगा हुआ है या उनकी स्थिति इतनी नामालूम हो गई है कि वो कोई काम की ही नहीं है। मैं विभाग से ये अनुरोध करता हूँ, जैसे कि पुराने समय में हमें इमारती लकड़ी के लिए हरे पेड़ दिए जाते थे और अच्छी गोलाई के पेड़ दिए जाते थे, आज वो कोई भी सिस्टम नहीं है। इन्हीं बातों को कहते हुए सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमारती लकड़ी के लिए हमें अच्छे पेड़ दिए जाए।
ये आज से नहीं पीढ़ियों से चला आया है। यूं ही बना कि नहीं भाई, आज से नहीं पीढ़ियों से चली आई है। तो आज इसमें इतने, जबकि आप जागरूक नागरिक हो गए हैं, आज हम पढ़े लिखे ज्यादा हो गए हैं, ज्यादा संपत्ति हमारे पास है, तो आज इस पर ज्यादा इतना विचार करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? विचार इस पर मनन करने की है। हमारे पीढ़ी या मेरे से एक पीढ़ी पहले के लोगों को आज कोई पूछता नहीं। उन लोगों के, उनके पीढ़ियां के लोगों को, आज के पीढ़ी लोगों को विचार को जानिए। उस समय ये कैसे होता था और ये घटनाएं क्यों नहीं होती थी? आज ये क्यों हो रहा है? ये घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं? अब बंजर खेती का जहां तक सवाल है, मैं तो उसमें मैन मेक भी मानता हूँ। एक कारण मैन मेक, हमारा द्वारा उपज किया हुआ। आप जाइए, मेरे साथ चलिएगा, मैं चलता हूँ, बात हूँ जरा रोड हेड में ले चलता हूँ आपको। यहाँ 17 खेत है, सीढ़ीनुमा खेत होते हैं मेरे पहाड़ में। बीच वाले एक खेत में एक मेहनती किसान ने फसल बो रखी है। 16 खेत खाली है अगल बगल। उसमें मेरी एक बहन का काम कर रही है दिन में। वहां तेंदुआ झपट गया या सोना आ गया, वो चिल्ला के तो कौन उसकी मदद करने जाएगा? अभी हाल में आपने सुना बतुली आमा को 2-4 जो उनकी साथिया का घास काटने वाली न होती तो तेंदुआ कहीं ले जाता। देखो बताया किसने? हमने साथियों। हमको जागरूकता, हम सही खत्म कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है किसी भी चीज में तारतम्य बनाना। और आदमी, मानव जो है, कुदरती जरा लोभ भी रखता है। जब बनू से हमें कुछ मिलता था तो हम बनू में अपनी जान झोंक देते थे। आज बनू से क्या कानूनन हमें विंसर सेंचुरी में घास काटने जाने का अधिकार है? क्या मुझे वहां माचिस लेके जाने का अधिकार है? क्या मुझे गिमर या झंगारू की लाठी काटने का अधिकार है? 400 रुपये की टाइलर की लाठी लेनी पड़ रही है। जो माननीय हेमंत जी ने बात रखी, पहले जंगल में लकड़ियां, घर हमारे पत्थर नुमा होते हैं पहाड़ के यहाँ पर, आज पत्थर निकालना हमें मना, लकड़ी हमारे लिए निषेध, जंगल में हरी पत्ती काटना हमारे लिए निषेध, घास काटना हमारे लिए निषेध। तो क्यों हम जंगलों के वनों के प्रति प्रेम रखेंगे? आज की पीढ़ी, बुरा मत मानिएगा, आज की पीढ़ी बहनें, मेरी बेटियां या बहनें जो भी है, वो तो जाना ही नहीं चाहती जंगल। पहले हमारी ईजा आमा तो जंगल पर ही निर्भर थी, टोलियां बना के जंगल में जाती थी। टोलियां बना के आप कहीं भी जाओगे, कोई भी दुनिया के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसा कोई जीव नहीं है जो मनुष्य से न डरता हो। लेकिन अकेला तना भाड़ नहीं फाड़ता, क्या कर लोगे? तारतम्य बनाना बहुत जरूरी है। आप ग्रामवासियों को अधिकार दीजिएगा। क्षमा कीजिए, इसमें वनाधिकारी महोदय या किसी विभाग का भी कसूर नहीं है। कसूर है मेरे जैसे, मेरे जनप्रतिनिधियों का, जो मंत्री जी के सामने घूमते हैं, जो विधायक जी, विधायक किसने बनाए? विधायक नहीं बनाएगा, विधायक नहीं बनाया, कानून को सुधारेगा करके आपने विधायक बनाया। आप समाजवाद को, यथार्थवाद को छोड़कर व्यक्तिवाद में आ गए हैं, इसीलिए श्रृंखला खत्म हो गई। आप यथार्थ की बात उनके पास रखिएगा, आप सत्यता की बात उनके पास रखिएगा, आप सामाजिक बात उनके पास रखिएगा। आप व्यक्तिगत उन्हें गुजरे, मेरी जरा दीवार बना दीजिए, मेरा जरा शौचालय टूट गया, इसको बनवा दीजिए, मुझे जरा वहां बात करवा दीजिए, मेरे बच्चे को जरा स्कूल में दाखिला दिला दीजिए। इसीलिए आपने वो जनप्रतिनिधि छूटे हैं, उनकी गलती नहीं, आपकी है। क्या सरकार और विभाग ही जवाबदार हैं? जैसे माननीय तिवारी जी ने कहा, समेटा हमने कूड़ा कचरा जला दिया, ठीक है जला दिया, रोड के किनारे ही जला दिया, कोई बात, लेकिन उसको हम छोड़ के चले गए। केड़ रहते हमारे, केड़ झाड़ियाँ धूड़ियों से जमा करके केड़ लगाए हम, और हम चल दिया पहुंच गए वहां पर बहुत काम, वही आपको जाती है जंगल। तारक और समाधान, कारण क्या है? मैन मेक है या प्राकृतिक है? मैन मेक बीडीपी मैंने फेंक दी, तिल्ली फेंक दी जलती हुई, मैन मेक है। वही मैंने कूड़ा जलाया, मैं छोड़ के चला गया हूँ। जलाना बहुत अच्छी बात है कि उसकी निगरानी रखिएगा। दूसरे से तो कह रहे हैं आप निगरानी रखी, निगरानी में टीम बनाइए, आप क्यों छोड़ के जा गए वहां पर? पहले मुझे सुधरना होगा अपने आप को हमें सुधारना होगा।
आपने आग लगाई चले गए, आग लगी जंगल में गई, ये तो कारण है। प्राकृतिक कारण तो बहुत कम होंगे, बहुत ही कम, एक आधा हो सकता है। घरों में भी जो आग लगती है उसके भी मैन मेड ज्यादा होते हैं, क्या कहते हैं, एक आध शॉर्ट सर्किट हो गए या कुछ हो गया। भाई ये तमाम बातें विकास करने की हैं, खाली एक आध दिन यहाँ पर आके बोलने से नहीं होगा। काफी मैं तो कई सालों से ये बातें सुन रहे हैं, गोष्ठियां भी कर रहे हैं हम, संवाद भी कर रहे हैं हम, भाषण प्रतियोगिता भी कर रहे हैं हम इन विषयों पर। ये सुधार मुझे तो नहीं दिख रहा। सुधार कैसे होगा जब तक श्रृंखला नहीं सुधरेगी। पहले कोने समाज, जैसे एक वक्ता ने कहा, गांव में 2 टीमें तो होती हैं, 28 टीम जिसको कहते हैं 28। एक हमने प्रधान जी बनाए, प्रधान जी के साथ 7 या 8, किसी गांव में 5, हमारे वहाँ 9 वार्ड मेंबर बनाए, वो एक टीम है उनकी। हमने एक वन के लिए, क्योंकि वन ज़्यादा है हमारे क्षेत्र में, वन ही हैं, हम जंगली लोग हैं, तो एक हमने क्या बनाया, सरपंच बनाया गांव में। उस सरपंच के साथ हमने 7, 5, 4 जितने भी हैं क्या दिए मंत्र दिए। तो वो 2 टीमें साथ करने के लिए जब तक साथ नहीं मिलेंगी, हो सकता है प्रधान जी के पास राजस्व ज़्यादा होता है, उनको कोई बना के समस्या आ गई, उनको कुछ पैसा दिए, प्रधान जी दे सकते हो जिससे समस्या का समाधान हो। समाधान ढूंढिए ना भाई, कारण तो हम बता ही रहे हैं, मांग तो हम रख रहे हैं। मांग रखने क्या होता है, विभागीय अधिकारी में एक प्रॉब्लम और है जो यथार्थ है। अभी रेंजर साहब हैं, वो डीएफओ के साथ अपनी समस्या या जो कमियां हैं ना, जैसे उपकरण नहीं है, वो नहीं खुला नहीं रख पाता। इसका कारण क्यों मैं भुगतभोगी हूँ। काकुला चिकित्सालय में जो चिकित्सा अधिकारी होते थे, जब मैं समाज में ज़्यादा घुमा करता था, वो पहले दिन मुझे बता देते थे कि आज हमारे बॉस आ गए अल्मोड़ा से। क्यों बात रखेगा जनप्रतिनिधि, अगर वो रखेंगे, वो उनके अंदर हैं, वो कहेगा मेरे वहाँ कुत्ता काटने का इंजेक्शन नहीं है, मेरे वहाँ पैरासिटामोल नहीं है, वो कहीं बाद में क्या कहेंगे, आपको पता नहीं था, आप विभाग की बदनामी कर रहे हैं क्या। लेकिन मुझसे तो नहीं कहेंगे, मैं उपभोक्ता हूँ, मुझे तो दवा चाहिए, मुझे तो इंजेक्शन चाहिए। ये भी बहुत बड़ा कारण होता है। तो सबसे कमियां हैं हम जनप्रतिनिधियों में, हम व्यक्तिवादी हो गए हैं, हम समाजवादी नहीं रहे, हम यथार्थवादी नहीं रहे। कहाँ असली जरूरत है, किस चीज़ की असली जरूरत है, बदलने की जरूरत है। आपको सरकार बनाएगी कौन, संविधान कौन बनाएगा, कानून कौन बनाएगा। अभी आप जाएंगे डीएफओ साहब के पास, वनाधिकारी क्षेत्राधिकारी के पास, लगाए पेड़ दीजिए साहब, वो कहेंगे यहाँ से नियमावली में तो ऐसा है। आप तो सूखा कह रहे थे, कोई एक वक्ता, सूखा भी नहीं, उसमें सड़ा गिरा पेड़ है, बोलो सड़ा गिरा पेड़ ले जाइए आप। मैं स्वयं उसे व्यक्तिवादी, मैं भी व्यक्तिवादी करता हूँ। मेरे पेगा एक आश्रम है, मेरा आश्रम टूट रहा है इस समय, उसमें बांस पुने जाऊँ, उसकी ज़रूरत है मुझे, लेकिन मुझे नहीं मिल पा रहा। अब लास्टली क्या करूँगा मैं, या उसको लेंटर डाल दिया जाएगा, उसको टेंट डाल दी जाएगी। एक हम धरोहर को खो गए। पहले हम वनों पर ले आते थे वन से, तब मैं कह रहा पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी, पुराने लोग नए लोग, गांव के जितने जनप्रतिनिधि हैं, जितने विभाग के लोग हैं, वो मिलकर जब तक सब मिलन नहीं करेंगे, तारतम्य नहीं बनेगा एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की कमियों को, एक दूसरे की समस्याओं को जब तक हम नहीं समझेंगे, ये समाधान नहीं होने वाला है। ये जो बिजली की बात, हमारा बिजली का बिल खराब हो गया, मुझे खर्चा चाहिए, मुझे पुल चाहिए, मुझे ये चाहिए, इसकी बात तो हम बहुत बड़ी बात कर देते हैं। लेकिन हम इसी इलाके के अंदर अपने अस्पतालों के सवाल पर क्यों बात नहीं करते हैं, अपने जंगलों के सवाल पर क्यों बात नहीं करते हैं, शोरों के लिए अभियान चला करके मार्गों इन सब की बात क्यों नहीं करते हैं। ये मतलब जो सार्वजनिक जो हमारे क्षेत्र के सवाल हैं, तो जिस दिन ये सवाल उठने लगेंगे तो राजनीतिक दलों के लोग अपने आप ही हमारे जनप्रतिनिधि टूटेंगे। उनको भी पता है यार, लास्ट में बात तो जो है हमसे तो हम डिमांड वही कर रहे हैं, हम बड़े डिमांड कहाँ कर पा रहे हैं। तो खैर बहरहाल ये लगातार इस तरीके से मंथनों से चीज़ें निकलेंगी। मुझे जैसे ग्रो स्टेशन में फोन करते हैं, उनके आने तक हमारा आधे से ज़्यादा जंगल जल जाता है, तो हम ग्रामीण को लेकर आते हैं अपने साथ। तो मेरा ये वैसे अगर बाई चांस कभी कोई ग्रामीण के साथ आग बुझाने में कोई कैजुअलिटी हो गई या जल गया, कुछ गंभीर रूप से घायल हो गया, उसके लिए क्या प्रावधान है कि उसको कुछ मुआवजा मिल सकता है या नहीं मिल सकता।